आवाज़ द वॉइस में मैं रियाज मलिक आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज का मौजू शायद इन मौजूआत में से एक है जिस पर हम बात तो बहुत करते हैं, लेकिन अपने घर, अपने मोहल्ले और अपने मुआशरे में इसका सामना करने से अक्सर घबराते हैं, और वो मौजू है नशा। दिल्ली हो या कश्मीर, बड़े शहर की गलियां हों या छोटे कस्बे, नौजवानों में मुख्तलिफ किस्म के नशा आवर मादों के इस्तेमाल का मसला अब एक संजीदा समाजी और सेहत का मसला बन चुका है। ये कहना दुरुस्त नहीं होगा कि मंशियात के मसले पर हुकूमत की जानिब से कोई इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। 2026 के सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक हुकूमत ने मंशियात के खिलाफ प्रिवेंशन, अवेयरनेस, ट्रीटमेंट और रिहेबिलिटेशन चारों सतहों पर काम को वसअत दी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे नौजवान इस रास्ते पर जा क्यों रहे हैं। इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाश करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर दीपक रहेजा और समाजी कारकुन इरम खान साहिबा। आप दोनों का हमारे शो में बहुत बहुत इस्तकबाल है। दीपक साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो मसला है, हमारे जो नौजवान हैं इस नशे की तरफ आखिर जा क्यों रहे हैं, और इसका साइकोलॉजिकल, इसके पीछे वजह क्या है, नफ्सियाती वजह क्या है? देखिए, शुक्रिया। इट इज़ अ प्लेजर एंड ऑनर आपसे इस मुखातिब होके इस विषय में, इस संजीदा टॉपिक पे बात करने के लिए। और जैसा आपका सवाल था, इसके कई मल्टीफैक्टोरियल कारण हैं जी। और अहम कारणों में अगर हम जाएं तो समाज का बदलता हुआ ढांचा, हमारे इर्द गिर्द जो माहौल हमें नज़र आ रहा है, सोशल मीडिया से कैसे हम प्रभावित हो रहे हैं, कैसे अपने जीवन से ज़्यादा हम दूसरे की लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं जी। हम ये समझना चाहते हैं कि वो कहाँ गया, उसकी गाड़ी कैसी है, उसका मकान कैसा है, और उसके पीछे की स्ट्रगल चाहे उस व्यक्ति ने की या उसके वालिद साहब ने की या उसके दादा साहब ने की, वो तो हमें नज़र नहीं आती। सही बात। अब जब मैं वो देखता हूँ तो उससे मुझे जो दर्द का उफान होता है, उस दर्द से जूझने के मेरे पास दो ही रास्ते हैं। या तो वो एक मोटिवेशन का कारण बन जाए और मैं शद्दोशद्द करके बिल्कुल खुद भी उस सीढ़ी पे चढ़ पड़ूं कि मेहनत करके और कुछ बन के दिखाऊं, या आसान रास्ता खोज लूं। और जब आसान रास्ता भी कारगर महसूस नहीं होता, मुझे नजर नहीं आता, तो उससे जो दर्द उफनता है, देखिए आज का जो युवा है उसके अंदर एक बहुत बड़ी होड़ है कि किसी चीज को ग्लैमराइज्ड होके एक्सपेरिमेंट करने से वो घबराता नहीं है जी। और कुछ नशे अमूमन ऐसे हैं कि अगर वो आपके दिमाग को, आपके शरीर को लगे और आपने कुछ बार किया तो वो इस कदर एक डिपेंडेंस क्रिएट कर देते हैं कि फिर आपको नशा उस मौज के लिए, उस फन के लिए या उस प्लेजर के लिए नहीं चाहिए। आपको नशा चाहिए उसे ना लेने का जो दर्द है, उस दर्द को दबाने के लिए। तो वो जो व्यक्ति है वो पिसता चला जाता है उसमें, और आंकड़े बताते हैं कि हर वो व्यक्ति जो नशे का आदी होता है उसकी दिली ख्वाहिश एक समय के बाद होती है कि किसी तरह वो छोड़ दे, लेकिन ये ऐसी दलदल है कि उसमें फंसने के बाद उससे निकलना बहुत आसान नहीं होता। स्टिग्मा के कारण, देखिए ड्रग का तो नशा एक खास तबके में, या शराब का सेवन एक खास तबके में, तो कहीं ना कहीं उसका स्टिग्मा तो कम हो रहा है, लेकिन इलाज का स्टिग्मा कम नहीं हो रहा। तो इलाज से हम घबराते हैं, किसी से बात करने में घबराते हैं, और जिससे बात की, क्या वो मेरी तकलीफ को समझ पाएगा कि नहीं समझ पाएगा, और क्या मुझे उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा। तो एक जिम्मेदारी बन जाती है समाज की, सरकार की, और उस व्यक्ति विशेष को संभालना, उसको एक मॉरल इशू ना देखते हुए। देखिए हम गलती ये करते हैं कि अक्सर हम उसे एक मॉरल इशू की तरह, ये गलत है, ये गलत राह पे चला गया, ये भटक गया। एक व्यक्ति गलती से एक नशे का सेवन कर ले, आप दोबारा नहीं करेंगे, आप उस संगत में ही नहीं जाएंगे। तो आप उस संगत में क्यों पहुंचे, और फिर क्यों पहुंचते ही चले गए, और फिर बार बार क्यों गए, इसके कारण एक खास वल्नरेबिलिटी है। साहब, सेब का पौधा कश्मीर में, हिमाचल में तो जड़ पकड़ लेगा, दिल्ली में जड़ नहीं पकड़ेगा। तो एक खास व्यक्ति विशेष
जिसके पर्सनैलिटी फैक्टर्स उसको नशे की तरफ ले जाने के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं, वो उस दलदल में जब फंसेगा तो फंसता चला जाएगा। तो यहाँ हमें एक खास चीज का ध्यान रखना है कि इसको एक मॉरल इशू ना देखते हुए, इसको एक कमजोरी ना देखते हुए हम उसको एक बीमारी की तरह देखें और उस व्यक्ति को सही ठोस इलाज मुहैया करें। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा दीपक साहब कि जैसे आपने कहा कि आज की जो जनरेशन है वो डरती नहीं है, और देखा जा रहा है बहुत कम उम्र के बच्चे अभी सही से उनको शऊर भी नहीं है, अभी समझ भी नहीं है, और वो मुख्तलिफ़ तरह के नशों की तरफ जा रहे हैं। अक्सर जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो सिगरेट पी के दिखाना चाहता है, देखो मैं बड़ा हो रहा हूँ। तो जो छोटी उम्र के बच्चे वहाँ से कंट्रोलिंग कैसे हो? देखिए, वो जो है ना, बहुत खूब आपने कहा कि तंबाकू जी, सिगरेट और कुछ हद तक शराब, इसको हम गेटवे ड्रग कहते हैं। फिर आप बड़े शहरों में आ जाएं तो जो खास ये तबका है जो नशे की तरफ लालायित होता है, इसमें हम गांजा का सेवन, क्योंकि वो भी एक बड़ी वर्ल्ड वाइड मुहिम चल रही है कि ये ग्रीन है, ये सेफ है, ये टबाको से सेफ है, इनको हम गेटवे ड्रग कहते हैं। गेटवे का मतलब ये है कि एक गेट खुला, मैं उसमें घुसा और घुस के फिर वो गेट बाहर नहीं खुला, मैं उसमें फंसता चला गया। आपने बहुत एक खास चीज कही, कैच देम यंग। अगर आप उस इनिशियल पीरियड में जो वो मल्टी फैक्टर्स हैं जो उस नशे की तरफ प्रीडिस्पोज करते हैं, उनको नहीं पकड़ेंगे, तो राइट पेरेंटिंग, राइट सपोर्ट सिस्टम, बच्चे को के दिमाग को स्टिमुलेट करना, उसको एक बढ़ती उम्र में जैसे वो है उसकी हर चीज पे अगर हम हामी भरते रहेंगे तो उसको ना सुनने की आदत नहीं रहेगी, और जब ना सुनने की आदत नहीं रहेगी तो वो अपने आप को ना बोल भी नहीं पाएगा। तो वो जो है जिसको हम समझते हैं कि ये लाड है और ये प्यार है और ये मेरा राजा बच्चा है, और फिर राजा बच्चा अंग्रेजी में हम उसे कहते हैं किंग बेबी सिंड्रोम। जब वो राजा बच्चा राजा का स्वरूप नजर आता है तो किसी उसको रात को 2 बजे आइसक्रीम खानी है तो हम दौड़ते हुए जाएंगे, कहीं से खोजेंगे, ला के देंगे। उसको खिलौना चाहिए तो हमारी हैसियत है नहीं है उस वक्त हम ले सकते हैं, हम कहते हैं मेरा बच्चा है हम देंगे। तो वो जो खुशी हम उसको दे के अपनी खुशी खोज रहे होते हैं, वही खुशी उसके जहर का कारण बन जाती है। क्या बात। तो वो जो डिसिप्लिन है ना, वो ना बोलना सीखने से ही आता है, क्योंकि जिसने सही समय पे ना सुनना सीख लिया और उस ना सुन के जो दर्द उफनता है उस दर्द को प्रोसेस करना सीख लिया, तो उसको अपने आप को ना बोलना भी आ जाएगा। क्योंकि ये जो जीवन है ना, ये एक ना बोलना सीखने का ही प्रोग्राम है। सही बात। एक इम्पल्स की बात है, क्योंकि अगर आप शराब की तासीर देख लीजिए या नशे की तासीर देख लीजिए, आप लीजिए, आपको भी उतना ही मजा आएगा, आपको भी बहुत वो आप कहाँ कम किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, चद्दर तान के सोइए, और या खुदा ये तुझ में हिम्मत है तो मस्जिद हिला के दिखा, नहीं तो आजा एक क्वार्टर पी और मस्जिद हिलती देख। तो वो मस्जिद तो हिल जाती है ना, गम तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो गम जिस गम को मैं गल्क कर रहा हूँ, जिस आग को मैं पानी समझ के बुझा रहा हूँ, उस पानी में पेट्रोल मिला है। तो तुम्हें ने दर्द दिया और तुम ही दवा देना, तो वो दवा भी नशा बन गया और दर्द भी नशा बन गया। वो जब तक जो है ना, एक कान पे यहाँ कंधे पे एक बंदर बैठ गया और कान में फुसफुराता रहा कि यार तेरी तकलीफ उतनी बड़ी नहीं है, तू दूसरों से डिफरेंट है, तू तो जब चाहेगा छोड़ लेगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं। बहुत ही अच्छी बात आपने दीपक साहब हमारे व्यूवर्स को बताई है कि जो ना लफ्ज़ है, मतलब बात बहुत गहरी है, समझने की बात है कि बच्चे को हम हमेशा हाँ हाँ करते हैं और वही उसकी खुशी तलाश, उसकी खुशी की आड़ में कहीं ना कहीं हम अपना सेटिस्फेक्शन ढूंढ रहे होते हैं। बच्चों को ना सुनने की आदत डालना एक बहुत बड़ा फैक्टर है उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। इरम साहिबा, आप मुस्लिम मुआशरे से आती हैं, समाजी कामों में रहती हैं, मुख्तलिफ अलग अलग तरह के समाजी खिदमात में मुलव्विस हैं आप, नशे पर भी आपका काम है। सुन रही हैं आप भी, सुन रहे हैं हम भी, नशा बढ़ रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी के दरमियान भी ये नशा बढ़ रहा है। तो इसके पीछे आपको वजह क्या नज़र आती है?
देखिए, मुस्लिम जहाँ नशा तो हर तरफ ही बढ़ रहा है, लेकिन इसमें अगर आप पर्टिकुलर एक मुस्लिम कम्युनिटी को देखते हैं तो मुसलमानों में भी नशा बढ़ रहा है। और ये जो नशा है ये पर्दे के पीछे ढका हुआ है, जो सामने नहीं आ रहा है, ना इसका इलाज हो रहा है, ना इस पर बात हो रही है। पर्दे के पीछे मतलब पर्दे के पीछे ये कि या तो उसको मुजरिम करार दे दिया जाता है, घर वाले ही, समाज और आसपास के लोग उसको गलत साबित कर देते हैं, तो उस पर वो बात होती नहीं है। जो एडिक्शन ले रहा है नशा, वो उसी तरीके से रहता है और आगे चल के किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो नशे के ऊपर जो भी घर में महिलाएं हैं और बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या जो भी नशा ले रहे हैं, खास करके मुस्लिम्स कम्युनिटी में, तो उस चीज़ पर डिस्कशन नहीं होता है। और उसकी सबसे बड़ी जो औरतों के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं, तो औरतें जो हैं बहुत सारी ऐसी हैं जो नशा लेती हैं, और हमने खुद भी देखा है। तो शुरुआत तंबाकू और गुटखे से होती है, फिर वो बीड़ी सिगरेट तक जाती है, कई बार वो कुछ टैबलेट्स भी लेती हैं। एक तो मेंटल प्रेशर उनको परिवार का होता है, दूसरा उनको आर्थिक स्थिति उनकी कमज़ोर होती है। इसकी एक बड़ी वजह गरीबी भी है, बेरोज़गारी भी है। तो जब निचले तबके में आप देखें तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, बुज़ुर्ग और औरतें आपको मिलेंगी जो नशे का सेवन करके अपने स्ट्रेस को कम करती हैं। हर 3 औरतों में 2 औरतें जो हैं मेंटली डिस्टर्ब हैं, किसी न किसी डिप्रेशन का शिकार हैं। और आप जब ये आंकड़े और रिसर्च बताती है कि ये आज के मतलब आजकल का जो समाज है जिसमें इतना डिप्रेशन है, कि जैसे कि अभी आपसे मेरी बात हो रही थी, आपने बताया कि मेट्रो में भी आप देखें कि कोई भी हंसता मुस्कुराता नज़र नहीं आता है। हर लड़की, हर औरत जो है एक मतलब कुछ ना कुछ उसके जहन में चल रहा है, एक टेंशन में वो गुजर रही है। तो ये जो नशा है वो ये मतलब है तो परिवार में कहीं ना कहीं चल रहा है, घर का कोई ना कोई सदस्य इसमें मुब्तला है, निचले तबके से लेके ऊपर तक। लेकिन इसको समझने वाली बात ये है कि ये एक धर्म के ऊपर नहीं लिया जा सकता। इसमें ये है कि आपके घर की अगर कोई परेशानी है, या आपकी फैमिली के कोई इशू है, या आपके हस्बैंड की तरफ से कोई प्रेशर चल रहा है, तो उस नशे को आप जानने के बाद आप उसको बुरा ना कहें, और आप जो है उसको समझें, और एक बीमारी की तरह, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि उसको एक बीमारी समझ के लें और उसका इलाज ढूंढें, उससे बात करें, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए उसको उस पर काम करें। मुसलमानों का जो मैंने कहा, खासकर मुसलमान लफ्ज़ मैंने सिर्फ इस वजह से कहा कि मुस्लिम मुआशरे में जो है किसी भी तरह का नशा, उसको हराम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कि हराम है। तो मुसलमानों को पता ये चीज़ हराम है, और उसके बावजूद जो है कहीं ना कहीं ये परेशानी देखने को मिल रही है। अगर आप दिल्ली की बात करें, या ऐसी मुस्लिम बहुत सारी बस्तियों की बात करें जहाँ मुस्लिम्स जो हैं वो सारी चीज़ें जानने के बाद भी, जैसे कहते हैं ना कि गेटवे के एक बार उन्होंने एंटर कर दिया तो वापस आने का रास्ता नहीं होता है। तो एक बार जब कोई औरत, कोई लड़की, कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा जब नशे की लत में पड़ जाता है, गरीबी के कारण, आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह से, या सोसाइटी में गलत माहौल की वजह से, तो एक बार एंटर होने के बाद वो कई बार आगे चल के वो खुद भी चाहते हैं कि हम वापस आए, लेकिन वो आ नहीं पाते। एक एडिक्शन हो जाता है उसकी, एक आपको आदत हो जाती है, और उसको लेने के बाद आप अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। तो ये एक बड़ी चीज़ है कि जब आप उसमें हो जाते हैं और उस पर बात करना नहीं चाहते हैं, घर में या किसी डॉक्टर से डिस्कस करना नहीं चाहते हैं, या परिवार में रह के परिवार के लोगों को बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर हम बताएंगे तो वो लोग हमें उल्टा मुजरिम समझेंगे और उल्टा मतलब बुरी नज़र से देखेंगे। हो सकता है कि हमारे बहुत सारे हक हैं वो हमें देने से इनकार कर दें, या हमारी बात सुनना बंद कर दें। तो इन सब बहुत सारी बातों को मतलब वजह मान के जो नशा ले रहा है वो नहीं बताता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है माँ बाप के लिए कि वो बच्चों के साथ बातचीत करके अपने बच्चों से फैमिलियर हों। कुछ माँ बाप के पास वक्त नहीं है बच्चों के पास बात करने तक का। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने घर के बड़ों से बात करें, और जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनके साथ भी बातचीत करना बहुत ज़रूरी हो गया है। कहाँ जाती हैं, किससे मिलती हैं, किन के बीच में बैठती हैं, और किस ट्रॉमा से वो गुज़र रही हैं। तो ये जो सल्यूशन है ये डिस्कस करने से ही निकलेगा, और इसको दबाने से जो है ये एक बीमारी बन के, बड़ी बीमारी बन के सामने आएगा। जी अच्छा दीपक साहब, नौजवान तबका अक्सर ये भी कहता है जब वो पहली मर्तबा किसी नशे की तरफ आता है कि क्यूरियोसिटी, मेरे दोस्तों ने कहा था, उनको मैंने देखा तो मैंने भी ये ट्राई कर लिया। ये जो क्यूरियोसिटी अचानक से एंट्री हुई, इसके पीछे इसकी रोकथाम कैसे की जा सकती है? इसके लिए क्या मशवरा देंगे आप नौजवान तबके को? देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो एक कहावत अक्सर पढ़ते हैं ना, से नो टू ड्रग्स जी, एंड से नो टू दी फर्स्ट
फिक्स। तो जो पहली है ना, आप जब लेंगे और फिर दोबारा उसकी तरफ जाएंगे, वो क्यूरियोसिटी ही, जिस व्यक्ति ने ये कहा कि अरे यार जीवन में हर चीज को एक बार तो ट्राई करना चाहिए, तो किताब कहती है वो वही एडिक्ट है जो आपके सामने इलाज के लिए बैठा है। तो जो उसका खामियाजा है, आज से 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद मेरी लाइफ को, मेरे जीवन को वो किस कदर अफेक्ट करेगा, वो मैं भूल जाता हूँ। मैं एक्साइटेड हो जाता हूँ उस जरूरत को, इसको हम अंग्रेजी में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन कहते हैं, द नीड फॉर इंस्टेंट फिक्स, कि मुझे मेरा नशा चाहिए, मेरा प्लेजर चाहिए, मेरी खुशी चाहिए ऑन माय टर्म्स राइट नाउ। तो ये तो सिर्फ नशा ही आपको दे सकता है। तो उस मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन में कई चीज़ें हैं, पारिवारिक कलह, बच्चे की परवरिश में, ही बीइंग एक्सपोज टू डोमेस्टिक वायलेंस, उसका जो पेरेंटिंग है वो कैसी हो रही है, माँ बाप किस तरह के रोल मॉडल हैं, उसको आपने कैसे डिसिप्लिन करना सिखाया या नहीं सिखाया, किस तरह की उसको एजुकेशन मिल रही है, और फिर जिसको हम बायोलॉजिकल या जेनेटिक कॉजेस भी कहते हैं। तो ये मल्टीफैक्टोरियल में हम अगर खास कारणों को पकड़ें तो हम कहते हैं ये एक बायो साइको सोशल डिसऑर्डर है, जिसका बायोलॉजिकल बेसिस भी है, साइकोलॉजिकल बेसिस भी है और सोशल बेसिस भी है। सोशल वो परिस्थिति जिसमें बच्चा या एक यंग अडल्ट बड़ा हो रहा है, बायोलॉजिकल मेरे शरीर की बनावट, एक एक्सीडेंट नहीं है। जब आप बड़े हो रहे थे क्यूरियोसिटी आपको भी थी, जब आप बड़े हो रहे थे तो नशा आपको भी आसपास मिल रहा था। आप यहाँ से निकलेंगे और आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि नशा कहाँ मिल रहा है, लेकिन जो व्यक्ति नशा करता है वो आंख में देख के आपको बता देगा कि इस पान वाले पे मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो वो कहते हैं कि एक बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर। तो जो आपकी सोच एक प्रोग्रामिंग में बदलती है, वैसा ही इकोसिस्टम आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगते हैं, वैसे ही लोग आप अट्रैक्ट करने लगते हैं, वैसे ही पेडलर पुशर जो बेचने वाले हैं उन्हें अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो अगर ये आंकड़ा हम देखें 10 से 15% लोगों का है, तो वो 10 से 15% लोग कहीं ना कहीं उसमें फंसते चले जाएंगे जी। और फर्ज करिए कि मेरे में बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी है और मैं पैदा हो गया सऊदी अरब में, जैसा आपने कहा कि कुरान में इसको हराम कहा है, तो कुरान की जितनी इम्प्लीमेंटेशन सऊदी में या कुछ अरब कंट्रीज में है उतनी स्ट्रॉन्ग शायद हमारे मुल्क में नहीं है। तो यहाँ हम उस कानून से खिलवाड़ करने का बिना डर के वो कर लेते हैं। आप सिंगापुर जैसी कंट्री में जाइए तो सीधा डेथ पेनल्टी है जी। वहाँ भी आपको लोग मिलेंगे जो नशा करते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज कम होगी बिकॉज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। लेकिन ऐसी जगहों पे जब वो इलाज नहीं मुहैया होता तो व्यक्ति फिर, नशा सिर्फ एक सब्सटेंस का नहीं होता, वो और नशों की तरफ चला जाता है। फूड इज अ एडिक्शन, सेक्स कैन बिकम एडिक्शन, गैम्बलिंग कैन बिकम एडिक्शन, सबको प्रोसेस एडिक्शन कहते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो जायज मीन्स जो कि लीगल नशा है, कहीं उसमें फंसता चला जाएगा। तो इसका इलाज जो है ना, वो दिमाग को दवा जादू नहीं कर सकती है। वो जब तक दिमाग की सोच की रीवायरिंग नहीं होगी, जब तक एक ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ नहीं बदलेगा, जब तक हम लिमिट सेटिंग नहीं सीखेंगे, जब तक हम डिसिप्लिनिंग नहीं सीखेंगे। जो एक अल्कोहलिक एनोनिमस या नारकोटिक्स एनोनिमस नाम की संस्था है जो कि बहुत कारगर सिद्ध हुई है, वर्ल्ड ओवर चलती है, उसकी खास बात यह है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप कुछ कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं जो कि एक डोनेशन है, जो 1 रुपया भी हो सकती है, 1 करोड़ भी हो सकती है। उसमें कोई आपसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। वहां आप एक मीटिंग में जाते हैं जहां पे ऐसे लोग बैठे हैं जो उस लत को फाइट करके आज 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल से सोबर हैं। सोबर और एब्स्टिनेंस में फर्क ये है कि एब्स्टिनेंस व्यक्ति नहीं ले रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो छटपटाहट में वो जीवन नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं स्लिप यहाँ नहीं होगी तो वहां होगी। एक सोबर व्यक्ति अपने जीवन को इस कदर ढाल लेता है कि उसको उसके जीवन में नशे का स्थान ही नहीं, जगह ही नहीं बचती। तो मुझे अपने आप को परिपक्व
अपने आप को पूर्ण करना पड़ेगा। जब मैं अपने आप को कंप्लीट कर लूंगा तो वहां आई विल ग्रेविटेट टुवर्ड्स अ हायर अट्रैक्शन। तो जो लोअर अट्रैक्शन है मुझे लालायित नहीं करेगी। अगर हम इसको माने कि बीमारी अगर एक्सट्रीमिज्म की बीमारी है तो जो मैंने जिससे रिश्ता किया उसको इंतहा तक निभाया, तो अगर वो बीमारी अति की है तो जहां आपने उसको सब्लिमेट कर लिया, जहां आपने यू टर्न ले लिया और उसको एक ऐसे ऑब्सेशन में कन्वर्ट कर दिया जो कि समाज में एक्सेप्टेबल है। आप बिजनेस किया तो बहुत बड़े बिजनेस, उसी से जुनून में चलते गए। आप पिता हैं तो ऐसे पिता बने कि जुनून में ही एक पिता बन गए। आप एक पारिवारिक व्यक्ति, जो नशे की जिस व्यक्ति को प्रीडिस्पोजिशन है जिससे वो रिश्ता निभाता है वो बिल्कुल अति तक निभाता है, इंतहा। अच्छा, जैसे आपने अभी कहा कि यू टर्न वाली बात जो आपने अभी अपनी बातों में कही, जो नशा करता है, किसी भी तरह का वो नशा होता है, उसके अंदर देखा जाता है कि खुद एतमादी, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है। इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को रीबिल्ड करने का तरीका क्या आप सजेस्ट करेंगे? अगर कोई इस तरह का हमारे इस प्रोग्राम को अगर कोई देख रहा है और उसको इस मशवरे की ज़रूरत है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बात आपने कही कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, आत्म छवि पहले ही कहीं क्षीण थी, खंडित थी, और फिर नशे के कारण जीवन भी पिछड़ता गया और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी पिछड़ता गया। तो आप जीवन की होड़ में, जीवन की रेस में आप पिछड़ते चले गए, आपका आत्मविश्वास कम होता चला गया। जब तक उसका इजाफा नहीं होगा आप इस लत से निकलेंगे, इस बीमारी से निकलेंगे कैसे? तो पहला स्टेप तो ये है कि उसमें देखिए, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया। यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि अब बेड़ा गर्क हो गया। अब सिर्फ हम सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, हम एक ऐसी रेस दौड़ रहे हैं जहां पे मौत निश्चित है, या पागलपन, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, या मौत निश्चित है। तो उससे बचने का यही तरीका है कि आपको पहले नशे का इलाज करना पड़ेगा। और क्योंकि जब तक एक फिजिकल बैरियर नहीं आएगा बिटवीन दी सब्सटेंस एंड दी एनवायरनमेंट, जब तक वो एनवायरमेंटल, आप चाहे आप खुद कर सकते हैं लेकिन मोटिवेशन तो पस्त हो जाती है ना, बिकॉज उसका कुछ खास नशों का फिजिकल विड्रॉल इतना स्ट्रांग होता है कि व्यक्ति चाह के भी उस छटपटाहट में अंत में अपने आप से कहता है अच्छा यार एक बार ले लेता हूँ, फिर उसके बाद तो वो फिर वो फंस जाता है। तो वहां पे कहीं ये बहुत जरूरत है कि एक फिजिकल बैरियर क्रिएट हो, विच इज वाई ये जो ट्रीटमेंट सेंटर हैं, नशा मुक्ति केंद्र हैं, इनका अपने आप में बहुत बड़ा रोल है। आपकी जैसी क्षमता है, कोई कहते हैं बड़ा मुश्किल इलाज होता है। अब देखिए, आपकी जैसा सरकार क्या मुहैया कराएगी, समाज में क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा दायरा जहाँ पे एम्पैथी का भाव, अगर मैं आपका इलाज कर रहा हूँ तो मेरे मन में अगर भाव ये है कि जो इलाज मेरे बच्चे का वो इलाज आपका, तो फिर मैं चूकूंगा नहीं। सही। अब अगर मैं खुद ही जजमेंटल बन जाऊं, खुद ही मेरे अंदर ये भाव आ जाए कि ये तो बीमारी का भाव ना देखते हुए कि ये तो साला फिर तुम नशा कर, फिर तुम नशा, तो जहां आप जजमेंटल रहेंगे वहां मदद नहीं कर। सही बात। तो आपको हैंड होल्ड करके, अगर कैंसर का इलाज कीमोथेरेपी 10 बार होता है और 10 बार कैंसर का रिलैप्स होता है, तो हम क्या 11वीं बार कीमोथेरेपी नहीं कराते? हम 11वीं बार रेडिएशन कराने नहीं जाते हैं? तो इस बीमारी में हम क्यों जज करते हैं कि अरे हमने तुम्हारा 3 बार इलाज करा लिया, अब हम इलाज नहीं करें, अब इसको फेंक दो, अब इसको बांध दो। अरे भाई, वो घर का बच्चा है, आपका बच्चा है, आप उससे बच नहीं सकते। सही बात। क्या आप अपने सामने अपने बच्चे को तबाह होता हुआ देख पाएंगे? तो आपको अगर वो कीमोथेरेपी 5 बार करनी है, 10 बार, अगर उसको सेंटर में 2 बार जाना है, 5 बार जाना है, अगर उसका स्लिप हुआ, आपको हैंड होल्ड करना है, उसके साथ बने रहना है, फैमिली सपोर्ट देनी है, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, उसका ढांढस बनाना बहुत ज़रूरी है, उसको आपको इनकरेज करना है कि तुम कर सकते हो। अगर तुम गिर गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम गिरे रहो, मैं तुम्हें सहारा दूंगा, तुम खड़े हो, फिर तुम दौड़ोगे। ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि हिम्मत ही सब कुछ है। हिम्मत अगर दे दी गई तो फिर वो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जाग जाता है और हिम्मत आ जाती है उसके अंदर। मैं चलते चलते आपसे पूछना चाहूँगा इरम साहिबा, मुस्लिम मुआशरे में मतलब ये तो आमतौर पे कह दिया जाता है बस हर बात के लिए
हिंदुस्तान में लोग कहते हैं सरकार जिम्मेदार, सरकार कुछ नहीं कर रही, जबकि नशा मुक्त अभियान भी सरकार ने चलाया, बहुत बड़े लेवल पे इसमें काम हो रहा है। मुसलमानों को खुद फैमिली लेवल पर, माशरा लेवल पर, समाजी लेवल पर या मसाजिद लेवल पर, मजहबी जगहों पर इस चीज़ से फाइट करने का क्या तरीका आप बताएंगे? क्या इस्तेमाल करें कि लोग जो नहीं भी गए हैं इस तरफ वो अवेयर हो जाएं? देखिए, अगर मुस्लिम्स की बात होती है तो मुस्लिम्स की बात जब आती है तो एक पिछड़ेपन की भी बात आती है, क्योंकि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका जो है वो निचले तबके में है और वो जो है जूझ रहा है आर्थिक स्थिति से, गरीबी से, बेरोजगारी से। जब आप पढ़े लिखे नहीं है, जब आपके पास पैसा नहीं है, मतलब कुल मिला के पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। सही बात। तो ना आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है, ना आपका सोशल लाइफ अच्छी है और ना ही आपका घर का माहौल अच्छा है जी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त फाइनेंशियली जो गरीबी से जूझ रहे हैं उसके लिए ज़रूरी एक तो पढ़ाई है कि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे सेंटर्स खोले जाएं जिसमें मुस्लिम लड़कियों को और लड़कों को अलग अलग, अगर एजुकेशन का वो है तो एक एजुकेशन दी जाए और इसमें नशे के ऊपर भी उसमें बात की जाए। और एक लड़की को इस, क्योंकि वो आगे चल के माँ भी है, बेटी भी है, किसी की बीवी भी है, तो एक जो फीमेल है उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए कि वो अपने आप में भी स्ट्रॉन्ग हो और अपने बच्चों की भी अच्छी परवरिश कर सके और अपने घर के उस माहौल को भी सही कर सके। दूसरी चीज़, एजुकेशन के अलावा आपको ऐसे सेंटर्स खोलने होंगे जो आसपास हैं जहाँ पे जो लोग एडिक्शन में चल रहे हैं उनका सही इलाज हो सके। तीसरा ये कि जो भी नशा ले रहा है, एक बार ले रहा है, 2 बार ले रहा है या 10 बार ले रहा है, घर वालों को उसका हमेशा साथ देना है। और सेम चीज़ ये जो है मैं डॉक्टर्स के लिए भी बोलूँगी कि कई बार मैंने खुद भी देखा है अपने सोशल कैरियर में कि डॉक्टर्स का सलूक जो होता है, ये जो नशे वाले लोग होते हैं उनके साथ इतना ख़राब होता है कि अगर वो एक बार से 2 बार से ज़्यादा उसको देखते हैं हॉस्पिटल में तो वो खुद इतनी बुरी तरीके से बिहेव करते हैं कि जैसे दुनिया का सबसे गंदा और गलत आदमी यहाँ पे आ गया है। वही मशवरा भी डॉक्टर और इतनी बुरी तरीके से दुत्कारते हैं। मेडिकल लाइन के लोग, नर्सेज, जो आसपास के लोग होते हैं उसके साथ इतना मिसबिहेव करते हैं, उसके अंदर ऐसी एक निगेटिविटी पैदा हो जाती है कि मैं अब दोबारा नहीं जाऊँगा वहाँ, आज गया हूँ कल नहीं जाऊँगा। तो ये जो एक अंदर से एक हीन भावना जो आ जाती है कि मैं बहुत गलत हूँ और मैंने जो काम किया है वो बहुत ही गलत है, और जब मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे इतना बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा है, औरत है, आदमी है, बच्चा है, बुजुर्ग है, तो अब मैं नहीं जाऊँगा, चाहे मैं कुछ भी करूँ मैं नहीं जाऊँगा। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ये इंसानियत बहुत बड़ी चीज़ है। सबसे पहले हर इंसान को इस बात को अपने अंदर बिठाना है कि बीमारी हो या नशा से रिलेटेड कोई चीज़ है, मुआशरे की है या घर की है, इन दोनों ही बातों में खुद को मजबूत रखना है। तभी हम सामने वाले को, अगर हमारा ही इमोशंस कमज़ोर है, हम उसको गलत भावना से देख रहे हैं, तो हम कैसे उसको ठीक कर सकते हैं? क्योंकि उसका जो इमोशनल कंट्रोल है वो मुझे अपने हाथ में लेना है। अगर हमारा बच्चा है तो हम उसको अपने हाथ में ले रहे हैं। सेम चीज़ मेडिकल वालों के लिए भी है कि अगर वो डॉक्टर्स हैं तो अगर वो ये समझेंगे कि हमारा बच्चा है तभी वो उसका सही इलाज कर पाएंगे। और मोहब्बत की ज़रूरत तो सभी को है, प्यार से बात करने की, मोहब्बत से सलूक करने की, केयर करने की उसकी ज़रूरत है। और इसका जो बहुत बुरा परिणाम देखने को मिला है, चाहे वो नशा मुक्ति केंद्र हों, चाहे हॉस्पिटल्स हों और चाहे मुआशरा हो, इतनी बुरी नज़र से देखा जाता है कि जो नशा कर रहा होता है तो वो जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा गलत समझने लगता है। बहुत शुक्रिया। चलते चलते दीपक साहब, मैं आपसे चाहूँगा कि 2 लाइनों में हमारे व्यूवर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे जो नशे में मुब्तला हैं उनके लिए भी, जो जिनका एहतियात रखना है, बिल्कुल ठीक है हमने अपने आसपास, आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? देखिए, मेरी एक ही सलाह है कि इस अंधेरे के बाद समा और भी है, उजाला और भी है। तो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, अपने आप को मायूस महसूस ना करें। आपके लिए सपोर्ट अवेलेबल है। सही तरह की सपोर्ट को ढूंढना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। और जो व्यक्ति बीमार है वो एक बच्चे की तरह हो जाता है। देखिए, पीडियाट्रिक एंड जीरियाट्रिक 2 ऐसे एज ग्रुप हैं जहाँ पे वो आश्रित हो जाते हैं सपोर्ट के लिए। तो उसी तरह जो नशे से पीड़ित व्यक्ति है वो भी आश्रित हो जाता है। ही इज नॉट एबल टू डिसाइड। वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा है जहाँ पे वो खुद को डिस्ट्रॉय कर रहा है। लेकिन आप पेरेंट हैं, आप केयरर हैं, आपके लिए ये ज़रूरी है कि उसको, जैसा पीएम जी भी कह रही थी, उसको जजमेंटल ना बने, उसको दुत्कारे नहीं, उसको और उसको दूसरी एक्सट्रीम राजा बेटा भी ना।
तो बीच का रास्ता अख्तियार करते हुए उसका हाथ पकड़िए, हैंड होल्ड करिए। ये ऐसी चीज नहीं है जो वादा करके ठीक हो जाए, ये ऐसी चीज नहीं है जो विश अवे करने से, कोई जादू करने से ठीक हो जाए। एक बीमारी है जिसका इलाज बीमारी की तरह होगा। इलाज लंबा है, लेकिन मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि उस अंधकार के बाद बहुत सुंदर एक दुनिया है। चलिए, बहुत ही कीमती वर्ड्स आपने हमारे व्यूवर्स के लिए बताए, और आप दोनों हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त आप लोगों ने निकाला, हमारे व्यूवर्स के लिए बहुत अच्छे मशवरे दिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम, जो एक समाजी परेशानी है, इसे वो समाजी अब्यूज़ भी कहा जा सकता है, कई शक्लों में देखा जा सकता है, अलग अलग तरह से लोग देखते हैं, अलग अलग तरह से बयान करते हैं, लेकिन मेरे पड़ोस में, आपके पड़ोस में, हमारे घर में, हमारे माशरे में अगर कोई शख्स, ऐसा कोई बच्चा मौजूद है, जैसा डॉक्टर साहब ने बहुत कीमती वर्ड्स हमें बताए, तो उसको बीमार की तरह देखा जाए, ना कि उसको हिकारत की निगाह से देखा जाए, नीचे की निगाह से देखा जाए, उसको धुतकार के या फिर हम जो है आगे बढ़ जाएं, ये बेकार है, मैं भला हूँ। तो इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए उसके कंधे पे हाथ रखना है, उसकी मदद करनी है, और साथ ही साथ पेरेंट्स को, जैसे मैडम ने अभी कहा, इरम साहिबा ने, कि पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना है कि वो अपनी जिम्मेदारियों में फंसकर कहीं अपने बच्चों को टाइम तो नहीं दे पा रहे हैं और उनको नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे हैं। बहुत नज़र रखने की ज़रूरत है, बहुत प्यार मोहब्बत से उनको पालने की ज़रूरत है, उनको सजेशन देने की ज़रूरत है। आपने हमारा ये शो देखा, मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। फिलहाल अपने होस्ट, अपने दोस्त रियाज मलिक को इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त, फिर से किसी और टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा।